अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम दोस्तों सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स, उर्दू में जिसे कहते हैं मुआशियात। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स हम सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स को हम जीते हैं। वो किस तरह? हमारे जो घर के सरपरस्त हैं वो जाहिर सी बात है महीने के एंड पर एक इनकम, एक सैलरी लाते हैं अपनी, जो भी वो महीने में कमाते हैं। फिर उस कमाई से पूरे महीने के अखराजात, एक्सपेंसेस निकाले जाते हैं। बिजली का बिल, राशन, ये सब चीज़ें, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ये सब उन्हीं सैलरी वगैरह जो लाते हैं उसी से ही पूरा किया जाता है। इसी तरह से यानी कि एक आम आदमी भी ये इकोनॉमिक्स ही है जो वो पैसा कमा कर लाया है और उससे अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश कर रहा है। ये इकोनॉमिक्स ही के अंदर वो जी रहा है। इसी तरह एक बिजनेसमैन जो कि अगर गवर्नमेंट उसकी प्रोडक्ट पर टैक्सेस लगा दे तो वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा रहा है, तो ये भी एक इकोनॉमिक्स ही है। या कहीं से वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उस रॉ मटेरियल की ही कीमत बढ़ गई तो उसकी प्रोडक्ट की भी कीमत बढ़ ही जाएगी। तो यानी इकोनॉमिक्स के दायरा कार में एक बिजनेसमैन भी है। इसके अलावा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं जो कि बजट बना रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं कि मुल्क को कहाँ से इनकम मिलेगी या कहाँ ये पैसे खर्च होंगे, जो बजट बना रहे हैं, ये भी इकोनॉमिक्स है। इवन एक छोटा सा बच्चा जिसे आप 10 रुपये दें और वो एक दुकान पर जाए, वहाँ से वो दुकानदार उसे 5 टॉफ़ीज़ दे 10 रुपये की, और एक दूसरा दुकानदार 10 रुपये की 6 टॉफ़ीज़ दे दे उस बच्चे को, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो बच्चा किस शॉप पर टॉफ़ीज़ लेने जाएगा? यकीनन उसी शॉप पर जाएगा जहाँ से उसे 6 टॉफ़ीज़ मिलेंगी। यानी वो छोटा सा बच्चा भी ये जानता है कि जहाँ से 10 रुपये की ज़्यादा टॉफ़ीज़ मिलेंगी, मेरा फ़ायदा वहाँ है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स यानी कि वो छोटा बच्चा भी फॉलो कर रहा है जो अपने कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है। अब फिर इकोनॉमिस्ट में और हम में फ़र्क क्या है दोस्तों? इकोनॉमिस्ट दरअसल वो लोग हैं जो कि इकोनॉमिक्स को लिख पाते हैं, यानी उनके पास वो अल्फाज हैं जिनमें वो इकोनॉमिक्स को बयान कर पाते हैं। हमारे पास वो अल्फाज, वो वर्ड्स नहीं हैं। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट तो काफ़ी पुराना है, लेकिन इससे पहले अलग से एक सब्जेक्ट की अहमियत हासिल नहीं थी। ये वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया, इसको एक अलग सब्जेक्ट की हैसियत दिलाई। पहले इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस का एक हिस्सा माना जाता था। सोशल से हम सोसाइटी ले सकते हैं। सोसाइटी किन लोगों से बनती है? सोसाइटी बनती है ह्यूमन बीइंग से। और इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर ही पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर ही पढ़ते हैं कि एक इंसान किस तरह से अपने ज़िंदगी के मामलात में बिहेव करता है, जो रिस्क कमाता है, उसको जो रोज़ी कमाता है उसे किस तरह से अपने पैसों से अपने अखराजात को किस तरह वो पूरा करता है, यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब ये जो हमने ऊपर स्टूडेंट्स आप देख सकते होंगे कुछ लिखे हुए हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स। दरअसल ये वो 3 मकतब फ़िक्र हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स को उर्दू में कहा जाता है मकतब फ़िक्र। ये वो 3 सोच हैं जिन्होंने अलग अलग इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया। अब तो खैर 3 से ज़्यादा आ गए, लेकिन आपके कोर्स में, आपके बुक्स में सिर्फ ये 3 ही हैं, तो हम वहीं तक रहेंगे। स्कूल ऑफ थॉट क्या चीज़ है दोस्तों? स्कूल ऑफ थॉट मतलब कुछ लोगों का ग्रुप जो कि किसी आइडिया या किसी नज़रिए के ऊपर बिलीव रखता हो बड़ा स्ट्रांगली और उसे लेकर आगे चले और उनके साथ कुछ लोग जुड़ते जाएं, उसे कहा जाता है स्कूल ऑफ थॉट। जैसे हमारे यहाँ रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं, अलग अलग पॉलिटिकल भी हैं। कोई अपनी पार्टी को अच्छा कहता है, कोई अपनी पार्टी को अच्छा कहता है।
तो इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। नंबर 1 क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिन्होंने दी वेल्थ डेफिनेशन, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स ने दी वेल्थ डेफिनेशन। नंबर 2 न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जो कि जिन्होंने दी वेलफेयर डेफिनेशन। और नंबर 3 मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, सॉरी क्लासिकल नहीं है यहाँ, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, जिन्होंने स्केर्सिटी की डेफिनेशन दी। अब हम आज अपना स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से, जिन्होंने कि वेल डेफिनेशन दी। उनमें जो नुमाया नाम है दोस्तों वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट डिफाइन किया, यानी इन्होंने जो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इनसे पहले भी लोग इकोनॉमिक्स पर चर्चा करते रहे थे, लेकिन इन्होंने सही मायनों में इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट की हैसियत दिलाने में किरदार अदा किया। 1723 से लेकर 1790 तक एडम स्मिथ का एरा था, यानी कि वो पैदा हुए थे 1723 में और वो डेथ उनकी हो गई थी 1790 में। अब हमने जो आपकी बुक्स के अंदर एडम स्मिथ की डेफिनेशन या क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको पॉइंट्स की सूरत में यहाँ लिख दिया, जो कि स्टूडेंट आपके एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। नंबर 1 ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी बाबा मुआशियात कहा जाता है। नंबर 2 ही इज द फाउंडर पायनियर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब जाहिर बात है उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट सबसे पहला वो स्कूल ऑफ थॉट था जिसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, तो उन्हें फाउंडर या पायनियर ऑफ स्कूल क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहा जाता है। नंबर 3 पर है प्रोफेसर ऑफ ग्लासगो यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड, यानी एडम स्मिथ प्रोफेसर थे ग्लासगो यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में, इसीलिए उन्हें स्कॉटिश इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तमाम पॉइंट्स हमने कर लिए हैं, हम टिक लगाते जाते हैं। नंबर 5 पर सम अदर इकोनॉमिस्ट, यानी कुछ और इकोनॉमिस्ट। एडम स्मिथ तो थे ही जिनका ताल्लुक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से था, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से था। इनके अलावा और भी इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इन्हें फॉलो किया एडम स्मिथ को। और कौन से इकोनॉमिक्स थे जो कि एडम स्मिथ के अलावा शामिल थे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में? वो थे डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, F.A. वॉकर और J.B. से। ये 4 और लोग भी थे इन चारों के अलावा, लेकिन ये 4 नुमाया नाम हैं जो कि आपकी बुक्स में भी मिलेंगे, जो कि एडम स्मिथ के अलावा क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी। ही रोट हिज बुक इन 1776। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, या फिर इसे शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। पूरा नाम बुक का है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन। अब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जिन वर्ड्स में दी गई वो ये है: इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब दौलत। अब स्टूडेंट्स, दौलत से मुराद यहाँ पर सिर्फ रुपया पैसा नहीं, बल्कि वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू, जिनकी कीमत आप रुपये पैसे में लगा सकते हैं। यानी जो लोग मवेशी पालते हैं वो मवेशी भी दौलत में शामिल होंगे, ज़मीन जिनके पास है वो ज़मीन भी दौलत में शामिल होगी, या फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी दौलत में शामिल होंगी। एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें उन्होंने वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड 4 पॉइंट्स को उजागर किया था। 4 पॉइंट्स बड़े डिटेल में बताए थे। वो है नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नंबर 3 एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड नंबर 4 कंजम्पशन ऑफ वेल्थ।
बारी बारी इन्हें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ यानी पैदाइश दौलत। मतलब किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए आपको इनपुट कुछ फैक्टर्स को करना पड़ेगा, जिससे फिर वो आप आउटपुट हासिल करेंगे यानी कि प्रोडक्शन हासिल करेंगे। एडम स्मिथ ने हमें बताया कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लेते हैं जो कि होते हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी आमलीन पैदाइश इन्हें उर्दू में कहा जाता है। ये किससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं अभी? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ की प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि वेल्थ को प्रोड्यूस करेंगे, उसकी प्रोडक्शन में काम आएंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों को हम मिलाकर वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब तकसीम दौलत। तकसीम दौलत के लिए इन्होंने बताया एडम स्मिथ ने कि ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिन्हें यूज़ करके हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ करते हैं, वही वेल्थ जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो इन चारों फैक्टर्स में ही डिवाइड कर दी जाती है। यानी कि आप कह सकते हो लैंड की सर्विसेज के बदले दे दिया जाता है रेंट, लेबर को दे दिए जाते हैं वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन काम करती है प्रॉफिट के लिए तो उसे मिल जाता है प्रॉफिट। तो इस तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ये भी इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। नंबर 3 में है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ मतलब तबादला दौलत, यानी दौलत का एक हाथ से दूसरे हाथ तक मुंतकिल होना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो किस तरह हो सकती है? खरीदो फरोख्त यानी बाय सेल के ज़रिए, एक बंदा खरीदेगा और एक बंदा बेचेगा, बाय एंड सेल के ज़रिए ही। नंबर 4 पर है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ मतलब सरफे दौलत, यानी कि दौलत का यूज़, दौलत को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, यूज़ ऑफ वेल्थ। कोई भी इंसान किसी चीज़ को, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़रीदने के लिए अपनी दौलत को, रुपया पैसे को तब तक खर्च करेगा जब तक उसकी ज़रूरत पूरा हो रही है। उसकी ज़रूरत पूरा हो जाएगी तो वो उसे ख़रीदना बंद कर देगा। ये होता है दौलत का इस्तेमाल। ये चारों कॉन्सेप्ट हमें दिए एडम स्मिथ ने। स्टूडेंट्स, अब जाहिर सी बात है जब कोई इतने पहले और इतने अरसे बाद पहली दफ़ा कोई किसी सब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर रहा था तो उस पर क्रिटिसाइज भी उसको लोगों ने किया। 2 बातों पर इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। नंबर 1, एक तो इन्होंने दौलत कमाने पर ही ज़्यादा फोकस किया, यानी दौलत को प्राइमरी रखा कि बस दौलत कमाई जाए, वो भले किसी भी तरीके से कमाई जाए। अगर शराब बेचकर कमाता है कोई दौलत तो कमाए, या ड्रग्स का धंधा करके, काम करके कोई कमाता है, जुआ खेल के कमाता है, दौलत कमाए। कोई भी मुल्क, इनका कहना था कि दौलत जितनी कमाएगा उतना ही उस मुल्क के लिए अच्छा होगा। मुल्क की गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट दौलत की क्रिएशन से ही दूर हो सकती है। यानी इन्होंने प्राइमरी जो वैल्यू दी वो वेल्थ को दी, वेलफेयर को नहीं दी, ह्यूमन वेलफेयर को नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? जाहिर सी बात है, जब कोई शराब बेचेगा इससे किसी की वेलफेयर थोड़ी होगी, कोई ड्रग्स बेचेगा किसी को, इससे किसी की वेलफेयर थोड़ी होगी, फलावा बहबूद का काम तो नहीं होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ नहीं कही। इन्होंने कहा बस वेल्थ कमाई जाए ताकि मुल्क के हालात बेहतर हों, मुल्क खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अगर मुल्क आपका वेल्थ कमाने से ही अमीर हो सकता है, यानी वो
तरीक़ाकार कोई भी हो। बात जो क्रिटिसाइज़ की गई इनकी दूसरी, वो ये थी स्टूडेंट्स के, इन्होंने जो वेल्थ है सिर्फ मटेरियल वेल्थ को वेल्थ कहा। अब वो मटेरियल वेल्थ को वेल्थ कहा तो फिर किन चीज़ों को नहीं कहा, इममटेरियल वेल्थ को वेल्थ के ये हिस्से में नहीं लाया। अब इममटेरियल वेल्थ और मटेरियल वेल्थ क्या होती है? मटेरियल वेल्थ वो तमाम चीज़ें जो फिज़िकली हमें नज़र आ रही हैं, जो कि फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होती हैं। इममटेरियल वेल्थ मतलब सर्विसेज। एक टीचर पढ़ाकर फीस ले रहा है, ये इममटेरियल वेल्थ है। एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज देकर फीस ले रहा है, वो इममटेरियल वेल्थ है। एक लॉयर केस लड़ रहा है, ये इममटेरियल वेल्थ है। इनको यानी सर्विसेज को इन्होंने शामिल नहीं करा, गुड्स को देखा जाए तो शामिल करा वेल्थ की डेफिनेशन में। तो इनको इन दो बातों की वजह से काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। इन्होंने उसके जवाब भी दिए जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो नंबर 2 न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है इसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।